जय हिंद डियर लर्नर्स। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ्स एक्सरसाइज 11.2। तो ऑलरेडी 11.1 हमने सॉल्व कर चुके। 11.1 डायरेक्ट प्रोपोर्शन पर था। अब 11.2 इनवर्स प्रोपोर्शन में। इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब क्या है? अगर एक क्वांटिटी, एक वेरिएबल अगर बढ़े ना तो सेम रेशियो में दूसरी क्वांटिटी कम होना, वही है इनवर्स प्रोपोर्शन। देखिए डायरेक्ट प्रोपोर्शन में मतलब क्या होते हैं, अगर एक क्वांटिटी बढ़ते हैं तो दूसरा क्वांटिटी भी बढ़ते हैं, लेकिन प्रोपोर्शनल रेट में। तो इसकी ठीक इनवर्स मतलब ऑपोजिट कॉन्सेप्ट है इनवर्स प्रोपोर्शन का। मतलब एक चीज़ अगर बढ़े ना तो दूसरी चीज़ प्रोपोर्शनली कम होना है। मान लीजिए अगर टेम्परेचर बढ़ जाए तो ठंडा कम होगा, कोल्ड कम होगा। टेम्परेचर बढ़ने के साथ कोल्ड कम होते हैं। तो अगर ये प्रोपोर्शनली कम होते हैं ना टेम्परेचर के साथ, कोल्ड जो है, एक्चुअली कोल्ड भी एक टेम्परेचर है। साइंस में कोल्ड और हॉट ऐसा कुछ नहीं, जस्ट टेम्परेचर है। टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज होना। लेकिन आपको समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ, अगर टेम्परेचर बढ़े ना तो कोल्ड जो है ना, ठंडाई जो है ना, वो कम होते हैं। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए। 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको पता चल जाएगा। अब देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर इनवर्स प्रोपोर्शन। इनमें से कौन सी इनवर्स प्रोपोर्शन है? द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन ए जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब। अच्छा, नंबर ऑफ वर्कर्स इन ए जॉब एंड टाइम टू कंप्लीट द जॉब। देखिए वर्कर्स अगर इंक्रीज हो जाए ना तो टाइम कम होगा। मतलब अगर वर्कर एक है, मान लीजिए एक वर्कर, एक कर्मी अगर 10 दिन लगाए एक काम समाप्त करने में, तो 2 कर्मी के लिए 5 दिन होंगे। तो देखिए वर्कर्स बढ़ रही है, टाइम कम हो रही है। मतलब एक क्वांटिटी इधर बढ़ रही है, दूसरा क्वांटिटी कम हो रही है। तो अगर ये प्रोपोर्शनली कम होते हैं ना तो इनवर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। तो यहाँ देखिए ये इनवर्स प्रोपोर्शन होगा। ठीक है, तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। 2 नंबर देखिए, द टाइम टेकन फॉर ए जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए यूनिफॉर्म स्पीड। अच्छा, स्पीड सेम ही, यूनिफॉर्म है, मतलब एक ही स्पीड में चलेगा। ठीक है। अच्छा, टाइम टेकन फॉर ए जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल। अच्छा देखिए, टाइम जितनी ज़्यादा होगा डिस्टेंस भी उतनी ज़्यादा होगा। टाइम जितनी कम होगा डिस्टेंस भी उतनी कम होगा। अच्छा, अगर सेम स्पीड रखा जाए, स्पीड लिमिट सेम है, तो मान लीजिए टाइम 1 घंटा, 1 घंटा के लिए 40 किलोमीटर मान लीजिए, तो 2 घंटे के लिए 80 किलोमीटर होंगे, 3 घंटे के लिए 120 किलोमीटर हो जाएंगे ना। तो यहाँ देखिए टाइम बढ़ने के साथ साथ डिस्टेंस भी बढ़ रही है। तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन नहीं है भाई, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ठीक है, तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन नहीं है, नॉट इनवर्स प्रोपोर्शन। नेक्स्ट 3 नंबर देखिए, एरिया ऑफ ए कल्टिवेटेड लैंड एंड दी क्रॉप हार्वेस्टेड। तो किसी एक कल्टिवेटेड लैंड का एरिया है और जो क्रॉप है मतलब जो फल है, यानी कि जो फल उगते हैं इसकी क्वांटिटी। तो जितनी एरिया ज़्यादा होगा हार्वेस्ट यानी कि फल वो ज़्यादा आएगा। एरिया ज़्यादा है तो फल भी ज़्यादा है। मान लीजिए 1 हेक्टर है तो इसकी हिसाब से 100 कुंटल है। मान लीजिए सब्जी 100 कुंटल है तो 2 हेक्टर से 200 कुंटल हो जाएंगे ना। तो देखिए एरिया बढ़ने के साथ साथ हार्वेस्ट भी बढ़ रही है। तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन नहीं है, बल्कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। हमें सिर्फ कहा कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन है कि नहीं ये देखना। तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन नहीं है, नॉट इनवर्स प्रोपोर्शन। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, द टाइम टेकन फॉर ए फिक्स्ड जर्नी एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल। अब जर्नी फिक्स्ड है और स्पीड क्या है? स्पीड भाई कांस्टेंट नहीं है। मतलब स्पीड की रिस्पेक्ट में जो टाइम है वो क्या है? मान लीजिए आपको 100 किलोमीटर जाना है, 100 किलोमीटर जाना है। तो अगर स्पीड कम है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, स्पीड ज़्यादा है तो टाइम कम लगेगा। ये तो नॉर्मल बात है। मान लीजिए स्पीड अगर 100 किलोमीटर है आपकी कार की तो टाइम 1 घंटा है। तो स्पीड देखिए अगर 50 किलोमीटर है तो टाइम 2 घंटा लग जाएंगे। ठीक है, टाइम 2 घंटा। मतलब स्पीड कम होने से टाइम बढ़ रही है और स्पीड बढ़ने से टाइम कम हो रही है। तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन है, ये ठीक है। नेक्स्ट 5 नंबर देखिए, द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री इन द एरिया ऑफ द लैंड पर पर्सन। देखिए किसी एक मुल्क की पॉपुलेशन है और एरिया है। मान लीजिए पॉपुलेशन 100 है, पॉपुलेशन एरिया, पॉपुलेशन 100 है तो 100 के लिए मान लीजिए 2 हेक्टर क्या है? लैंड है। तो अगर पॉपुलेशन 200 है, एक्चुअली देखिए कंट्री में पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ टोटल जो एरिया होते हैं वो तो बढ़ते नहीं भाई, वो तो बढ़ते नहीं, ना तो बढ़ते हैं ना तो कमते हैं, लेकिन हुर्रियत के हिसाब से कम हो जाएगा। 100 लोगों के हिसाब से हुर्रियत के केस में, हुर्रियत के शेयर में 2 हेक्टर है। अच्छा, टोटल जो
एरिया है वह फिक्स्ड है। अच्छा 200 के लिए आप 1 हेक्टेयर करके मिलेंगे, ठीक है, 1 हेक्टेयर करके मिलेंगे अगर 200 है। अगर 400 है तो 0.5 यानी कि आधा हेक्टेयर हर को मिलेंगे, ठीक है, आधा हेक्टेयर। तो वैसे ही देखिए पॉपुलेशन अगर ज़्यादा है तो एरिया कम होगा, पॉपुलेशन कम है तो एरिया बढ़ जाएगा, मतलब हर एक के केस में। तो यहाँ लैंड पर पर्सन कहा ना, तो पॉपुलेशन ज़्यादा होने से लैंड पर पर्सन कम हो जाएगा, तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन अ टेलीविजन गेम शो द प्राइज मनी ऑफ ₹1 लाख इज टू बी डिवाइडेड इक्वली अमंग द विनर्स। Complete the following table and find whether the prize money given to an individual winner is directly or inversely proportional to the number of winners। तो किसी एक गेम शो में, टेलीविजन गेम शो में 1 लाख की एक प्राइज डिक्लेयर की जाती है, ठीक है। तो जितने विनर्स होंगे उनको 1 लाख रुपया बांट दी जाएंगे। अगर विनर 1 है तो 1 के लिए 1 लाख ही पूरा मिलेंगे। अगर विनर्स 2 है तो हर एक की बाग में तो 50,000 रुपये करके मिलेंगे। अच्छा, तो इस टेबल को फिलअप करना। तो एक्चुअली देखिए एक चीज़, एक के अगर विनर्स 1 है, मतलब जीतने वाला अगर 1 है तो पूरा मिल जाएंगे, 2 है तो आधा आधा मिलेंगे, 4 है तो क्या है, वो जो 1 लाख है ना इसको 4 बांटा करना पड़ेगा, ठीक है। तो 25,000 करके होंगे। अच्छा 5 है तो 5 20 1,000, 5 20 100 तो 20,000 करके मिलेंगे और एक को। 8 है तो 8 से 1 लाख को डिवाइड देना, 1 लाख को 8 से डिवाइड देना, ठीक है। तो देखिए पहले 2 से कटे, 2 4 जार 8 और 2 50,000 जार 1 लाख। फिर देखिए दोनों को 2 से काट सकते हैं, 2 जार 4, 2 25,000 जार 50,000। फिर 2 से काट सकते हैं, 2 12,500 जार 25,000, तो 12,500 है, 12,500 है। अगर 10 है तो 10,000 करके मिलेंगे। विनर्स अगर 10 है तो हर एक को 10,000 करके मिल जाएंगे, मतलब 1 लाख को 10 से डिवाइड करना। अब अगर 20 है, विनर्स अगर 20 है तो 5,000 करके मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ एक चीज़ देखिए, यहाँ प्रोपोर्शनली इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, मतलब क्या है, नंबर ऑफ विनर्स जितने बढ़ रही है इसके हिसाब से इक्वली, मतलब सेम रेशियो से प्राइज मनी कम होते जा रही है, ठीक है। विनर्स जितने कम है प्राइज मनी उतनी ज़्यादा है, विनर्स जितनी ज़्यादा है प्राइज मनी उतनी करके कम हो रही है। तो यहाँ देखिए टेबल तो फिलअप हो गया है ना भाई, यहाँ जस्ट इस कॉलम में जितने नंबर्स हैं उतने ही से 1 लाख को डिवाइड देना। अच्छा 1 लाख को डिवाइड देने से जो वैल्यू आएगा ना, यहाँ करस्पॉन्डिंग जो कॉलम है इस पर पुट कर देना। आप देखिए, फाइंड वेदर द प्राइज मनी गिवन टू एन इंडिविजुअल विनर इज डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ विनर्स। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ विनर्स, ठीक है। तो देयरफॉर यहाँ लिखना द प्राइज मनी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ विनर्स। सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है। अब भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, रहमान इज मेकिंग ए व्हील यूजिंग स्पोक्स। ही वांट्स टू फिक्स इक्वल स्पोक्स इन सच ए वे that the angles between any pair of consecutive spoke are equal. Help him by completing the following table. तो रहमान ने एक पहिया बनाना चाहता है जो स्पोक्स से, जो साइकिल की स्पोक्स होते हैं ना, पहिया में जो स्पोक्स होते हैं, ठीक है। तो देखिए और ये कॉन्जिक्यूटिव दो स्पोक्स में गैप सेम होनी चाहिए। मान लीजिए ये एक पहिया है, ऐसे सर्कुलर होते हैं ना पहिया, तो ठीक मिडिल में हाफ होते हैं, तो ये एक स्पोक है, ये एक स्पोक है, वैसे ही स्पोक्स है, मतलब ये जो नंबर ऑफ स्पोक्स है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, यहाँ गैप सेम होनी चाहिए, यानी कि यहाँ जो एंगल बन रही है ना वो एंगल सेम होनी चाहिए और ये गैप में। अब देखिए ये तो पूरा सर्कुलर है तो पूरा 360 डिग्री है, यहाँ पूरा एक सर्कुलर एंगल 360 डिग्री का होता है, ठीक है। अच्छा आप देखिए नंबर ऑफ स्पोक्स और यहाँ एंगल बिटवीन ए पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स, दो कंसेक्यूटिव स्पोक्स के बीच एंगल की मेजर है। जब स्पोक्स 4 है, सिर्फ 4 स्पोक्स है, तो हर दो स्पोक्स के बीच 90 डिग्री एंगल होगा, ठीक है। अच्छा अगर 6 है तो 60 डिग्री है, तो 8 है तो कितने डिग्री है। अगर स्पोक्स 8 है तो टोटल तो सर्कुलर एंगल 360 डिग्री है ना, तो 360 डिग्री को 8 से डिवाइड देना, तो जो रिजल्ट आएगा यहाँ पे पुट कर देना, मतलब और एक दो तो मतलब और दो कंसेक्यूटिव स्पोक्स के बीच एंगल होगा, ठीक है। आप देखिए पहले 4 से काटिए, 4 90 जार 360, 4 2 जार 8, 2 45 जार 90 कट गए, तो 45 डिग्री करके होगा, ठीक है। अब देखिए अगर 10 स्पोक्स है
तो 360 को 10 से डिवाइड देना तो 36 डिग्री है। अगर 12 स्पोक्स है तो 360 डिग्री को 12 से डिवाइड देना। आप देखिए 12 30 360 तो 30 डिग्री करके होगा। ठीक है, ये तो हो गया ना, सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब नेक्स्ट यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस का आंसर देना। 1 नंबर देखिए, एट द नंबर ऑफ स्पोक्स एंड द एंगल्स फॉर्म्ड बिटवीन द पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स इन इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, क्या यह जो टेबल है मतलब नंबर ऑफ स्पोक्स और एंगल्स इनवर्स प्रोपोर्शनल है? यस। तो 1 नंबर के आंसर जस्ट यस लिखना, क्योंकि ये इनवर्स प्रोपोर्शनल है। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ स्पोक्स और एंगल बिटवीन ए पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो जस्ट यस लिखने से आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द एंगल बिटवीन ए पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स ऑन ए व्हील विथ 15 स्पोक्स। अब देखिए अगर इस व्हील में 15 स्पोक्स है तो 15 स्पोक्स के केस में हर 2 स्पोक्स के बीच कितने डिग्री एंगल होगा? तो देखिए 360 को 15 से डिवाइड देना बस, तो ऐसे ही लिखना एंगल बिटवीन ए पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स ऑन ए व्हील विथ 15 स्पोक्स इज। तो भाई आंसर ऐसे ही लिखना, एंगल बिटवीन ए पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स ऑन ए व्हील विथ 15 स्पोक्स इज 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 15 इज 24 डिग्री। तो हर 2 स्पोक्स के बीच गैप यानी कि एंगल 24 डिग्री होगा अगर इस व्हील में, इस पहिया में 15 स्पोक्स है। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी स्पोक्स वुड बी नीडेड इफ द एंगल बिटवीन ए पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक इज 40 डिग्री। आप देखिए अगर हर 2 स्पोक्स के बीच एंगल 40 डिग्री है तो इस पहिया में कितने स्पोक्स होने चाहिए? तो 360 डिग्री को 40 से डिवाइड देना। देखिए यहाँ हमने थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करके सॉल्व कर रहे हैं, एक्चुअली इनवर्स प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट यहाँ हम यूज नहीं कर रहे हैं। तो आंसर ऐसे ही करना, नंबर ऑफ स्पोक्स रिक्वायर्ड इफ द एंगल बिटवीन ए पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक इज 40 डिग्री इज 360 डिवाइडेड बाई 40 इज 9, तो 9 स्पोक्स चाहिए। अब नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, इफ ए बॉक्स ऑफ स्वीट्स डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रन दे विल गेट 5 स्वीट्स ईच, हाउ मेनी वुड ईच गेट इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज रिड्यूस्ड बाई 4। इस क्वेश्चन में हम इनवर्स प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो देखिए इफ ए बॉक्स ऑफ स्वीट्स इज डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रन, तो देखिए नंबर ऑफ चिल्ड्रन 24 है तो स्वीट्स कितने मिल रही है? 5 मिल रही है। तो आप देखिए नंबर ऑफ चिल्ड्रन 4 करके कम हो रही है, मतलब अब नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं? 24 से 4 कम है तो 20 है, तो 20 के केस में कितने मिलेंगे? तो बिल्कुल यूनिटरी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपको पूछेगा नहीं भाई इनवर्स प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट यूज करना, आप किसी भी कॉन्सेप्ट से, किसी भी मेथड से, प्रोसेस से सॉल्व कर सकते हैं। जस्ट करेक्ट आंसर होनी चाहिए, जस्ट आंसर करेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा यहाँ ये जो कि इनवर्स प्रोपोर्शन की एक्सरसाइज है, तो इनवर्स प्रोपोर्शन की कॉन्सेप्ट और प्रोसेस यूज करके हम सॉल्व करेंगे। तो अब देखिए नंबर ऑफ चिल्ड्रन को x मानेंगे और नंबर ऑफ स्वीट्स को y मानेंगे। तो x1 24 y1 5 है, मतलब क्या है, जब चिल्ड्रन 24 है, बच्चे 24 है तो स्वीट्स 5 है। तो आप देखिए जब बच्चे 20 है तो स्वीट्स कितने हैं? तो बच्चे है ना, बच्चे तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन क्या है? x है, तो x1 24 x2 20 है, तो y1 5 है तो y2 क्या होगा? अच्छा तो आप ऐसे लिखना, लेट द नंबर ऑफ लेट y2 बी नंबर ऑफ स्वीट्स ईच वन विल गेट। अच्छा y2 बी दी नंबर ऑफ स्वीट्स ईच वन विल गेट, तो मतलब y2 नंबर, या फिर ऐसे ही लिखिए लेट y2 नंबर ऑफ स्वीट्स ईच वन विल गेट। ठीक है, तो हर एक को y2 चॉकलेट स्वीट्स मिलेंगे। ठीक है, तो आप देखिए भाई जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन था ना तो इसका फॉर्मूला ये था x1 बाई y1 इज इक्वल टू x2 बाई y2। अच्छा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की जाए तो x1 इंटू y2 इज इक्वल टू y1 इंटू x2। अच्छा अब जब इनवर्स प्रोपोर्शन है ना तो इसका फॉर्मूला क्या है? x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2, सिंपल है। तो x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2, आप देखिए जस्ट वैल्यू पुट करना, तो y2 का वैल्यू चाहिए तो y2 अपनी जगह में, तो x1 का वैल्यू 24, y1 का वैल्यू 5 है। अच्छा x2 का वैल्यू 20 है, तो y2 का वैल्यू चाहिए ना, तो y2 का कोएफिशिएंट 20 है, तो 20 से 24 इंटू 5 को डिवाइड देना तो 6 है। तो ईच चाइल्ड वुड गेट 6 स्वीट्स। तो जब चिल्ड्रन 4 कम हो जाएंगे, मतलब जब चिल्ड्रन 20 है तो हर एक को 6 स्वीट्स करके मिलेंगे। अब नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए फार्मर हैज एनफ फूड टू फीड 20 एनिमल्स इन हिज कैटल फॉर 6 days, हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट इफ देयर आर 10 मोर एनिमल्स इन हिज कैटल। तो देखिए किसी एक किसान के एक कैटल में, मतलब जानवरों की एक फार्म में 20 एनिमल्स है, तो 20
जानवरों के लिए 6 दिन की खाना मौजूद है, ठीक है। अब देखिए हाउ लॉन्ग वुड दी फूड लास्ट इफ देयर वर 10 मोर एनिमल्स इन हिज कैटल। अच्छा, अगर इस फार्म में और भी 2 जानवर है तो पहले तो 6 दिन जाया करता था ना, तो आप कितने दिन जाएंगे इस कहानी से? जब 20 जानवर हैं 6 दिन तक चलेगी इस कहानी से। अच्छा, तो और भी 10 बढ़ जाने से मतलब 20 और 10 30 है, मतलब 20 और 10 30 है। आप 30 जानवर के लिए कितने दिन होंगे? तो इनवर्स प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट यूज करना। यार x1 20 है, y1 6 है, तो x2 30 है, तो लेट द नंबर ऑफ डेज बी y2। तो मतलब 30 जानवरों के लिए कितने दिन चलेगी? तो x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2। वैसे ये बहुत सिंपल है। देखिए y2 का वैल्यू 4 आ रही है, तो मतलब क्या है, दी फूड वुड लास्ट फॉर 4 डेज इफ देयर वर 10 मोर एनिमल्स। अगर और भी 10 जानवर शामिल की जाए, ऐड की जाए ना, बढ़ाया जाए, तो आप 4 दिन चलेंगे, ठीक है। पहले 20 जानवरों के लिए 6 दिन चलते थे, आप 4 दिन चलेंगे अगर और भी 10 जानवर शामिल की जाए। नेक्स्ट बाय 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए कंडक्टर एस्टिमेट्स दैट 3 persons could rewear Jasmindar's house in 4 days. If he used 4 persons instead of 3, how long should they take to complete the job? तो किसी एक घर को वायरिंग करना है, तो वायरिंग करने के लिए कंडक्टर ने 3 पर्सन को सोचा। 3 पर्सन के लिए 4 दिन लगने वाला है। 3 पर्सन, 3 मान लीजिए मिस्त्री है, 3 मिस्त्री के लिए वो काम 4 दिन तक करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए इफ़ ही इज 4 पर्सन, अगर 3 के बदले में 4 लोग लगाया जाए काम में, तो आप कितनी दिनों में समाप्त होगा? तो जब पर्सन 3 है, नंबर ऑफ डेज 4 है, तो जब पर्सन 4 है तो नंबर ऑफ डेज 3 होंगे, सिंपल है। तो देखिए यार x1 3, y1 4, x2 4, ठीक है। तो y2 क्या चाहिए? y2 मतलब क्या है? नंबर ऑफ डेज। लेट द नंबर ऑफ डेज बी y2। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए y2 का वैल्यू 3 आ रही है, तो देखिए दे विल टेक 3 डेज, मतलब 4 लोग हैं तो 3 दिन लग जाएंगे इस काम को पूरा करने में। अब नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए बैच ऑफ बोतल्स आर पैक्ड इन 25 बॉक्सेस विद 12 बोतल्स इन ईच बॉक्स। If the same batch is packed using 20 bottles in each box, how many boxes would be filled? तो देखिए एक बॉक्स में अगर 12 बोतल भरा जाए तो 25 बॉक्सेस चाहिए, मतलब 12 बोतल करके 25 बॉक्स की ज़रूरत है। तो आप देखिए 12 बोतल की जगह 20 बॉक्सेस रखा जाए, 20 बोतल रखा जाए हर एक बॉक्स में, तो कितने बॉक्स चाहिए? तो जब बोतल 12 है बॉक्स 25 है, तो जब बोतल 20 है तो बॉक्स कितने हैं? तो यहाँ यार x1 25 क्या है? बॉक्स है, तो नंबर ऑफ बॉक्स x है और नंबर ऑफ बोतल्स y है। तो जब x1 25 है, y1 12 है, तो y2 जब 20 है तो x2 क्या होगा? तो लेट द नंबर ऑफ बॉक्स बी x2 बॉक्स चाहिए, मतलब 20 करके अगर बोतल डाला जाए, भरा जाए बॉक्स में, तो ऐसे ही x2 बॉक्स लगेंगे। तो आप जस्ट फॉर्मूला यूज करना इनवर्स प्रोपोर्शन का, तो आपको 15 मिलेगा। तो x2 इक्वल टू 15 ना, तो देयरफॉर नंबर ऑफ रिक्वायर्ड बॉक्स इज 15 है। तो मतलब क्या है, अगर 12 के बदले में हर एक कार्टन में, यानी कि हर एक बॉक्स में 20 बोतल डाला जाए, 20 बोतल भरा जाए, तो ऐसी 15 बॉक्सेस चाहिए। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए फैक्ट्री रिक्वायर्स 42 मशीन्स टू प्रोड्यूस ए गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 63 डेज। How many machines would be required to produce the same number of articles in 54 days? आप देखिए सीधा साधा हिसाब यह है भाई, 42 मशीन के लिए 63 दिन लगते हैं, तो 54 दिनों में कितनी मशीन्स की ज़रूरत है? नंबर ऑफ मशीन्स चाहिए, ठीक है। यानी कि 63 दिन में समाप्त करने के लिए 42 मशीन चाहिए, तो 54 दिन में समाप्त करने के लिए कितनी मशीन्स चाहिए? तो सिंपल है, x1 42, y1 63, मतलब जब 63 डेज है, मशीन की तादाद 42 है, तो जब दिन 54 है, 54 दिन है, तो मशीन्स कितने चाहिए? तो y2 को लेट करना, लेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मशीन्स बी x2, सॉरी x2 y2 नहीं x2। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2, तो 49 आ रही है, तो x2 इज इक्वल टू 49, तो मतलब क्या है, 49 मशीन्स वुड बी रिक्वायर्ड। तो अगर 54 दिन में समाप्त करना है, 54 डेज में कंप्लीट करना है, तो 49 मशीन्स की ज़रूरत है। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए कार टेक्स 2 hours टू रीच ए डेस्टिनेशन बाय ट्रेवलिंग द स्पीड ऑफ 60 km/h। हाउ लॉन्ग विल इट टेक व्हेन द कार ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 80 km? तो देखिए जब 60 किलोमीटर स्पीड से चलती है तो 2 घंटा लगती है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तय करने के लिए। तो आप स्पीड 80 किलोमीटर है तो कितने घंटे लगेंगे? बहुत सिंपल है भाई, लॉजिक ऐसे ही समझिए।
जब स्पीड 60 किलोमीटर है तो टाइम 2 आवर्स है। तो आप स्पीड 80 किलोमीटर है तो टाइम कितने है, सिंपल है। तो देखिए यार x1 2 है तो मतलब टाइम को x मानना और स्पीड को y मानना। तो 2 के मुकाबला में 60 है, तो अगर x1 2 है तो y1 60 है, तो y1 80 है, स्पीड y ना, तो सॉरी y2। तो आप देखिए y2 80 है, मतलब y क्या है, स्पीड है। तो स्पीड जब 80 है तो इसकी y2 की यानी कि इसके अगेंस्ट जो क्वांटिटी हो x2 है, तो लेट द टाइम टेकन बाय द कार बी x2 है। तो फॉर्मूलाइज करना देखिए 3/2 है यानी कि 1.5 है, तो x2 का वैल्यू 1.5 है। तो टाइम टेकन बाय द कार इज 1.5 आवर्स, मतलब 1.5 घंटा लगती है। अगर 80 किलोमीटर स्पीड है तो वो पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर करने के लिए 1.5 घंटा लग जाएंगे। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 persons could fit new windows in 3 days. 1 number, one of the persons fell ill before the work started. How long would the job take now? मतलब 2 मिस्त्री एक विंडो को लगाने के लिए 3 दिन लगाते हैं, मतलब 2 मिस्त्री के लिए 3 दिन लगती है। तो अगर एक मिस्त्री बीमार पड़ गया, मतलब काम शुरू होने के पहले तो अब बाकी जो मिस्त्री है कितने दिन लगेंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन का सीधे डायरेक्ट मतलब यह है कि 2 मजदूरों के लिए 3 दिन है। अब एक तो मजदूर बीमार है, मतलब कम हो गया, तो अब मजदूर कितने हैं, 2 है, तो 2 मजदूरों के लिए कितने दिन चाहिए। ठीक है, अब एक है, एक मजदूर तो कम हो गया, तो 2 में से एक गया तो एक रहा, मतलब अब मजदूर यानी कि मिस्त्री एक है, तो 2 मजदूरों के लिए 3 दिन है, तो एक मजदूर के लिए कितने होंगे, 6 दिन होंगे, सिंपल बात है। अच्छा, तो 1 नंबर को पहले सॉल्व करते हैं। x1 2 है, y1 3 है, x2 1 है, तो अब लेट द नंबर ऑफ डेज बी y2। तो फॉर्मूला अप्लाई करना भाई, y2 = 6 आ रही है। तो देखिए 2 मजदूर के लिए 3 दिन है तो एक मजदूर के लिए 6 दिन लगेंगे, ये तो लॉजिक की बात है भाई, कॉमन सेंस है। तो नाउ 6 days नीडेड टू फिनिश दी वर्क। अब 2 नंबर क्वेश्चन देखिए भाई, हाउ मेनी पर्सन्स वुड बी नीडेड टू फिट दी विंडोज इन 1 डे। अच्छा, एक दिन में समाप्त करने के लिए कितने मजदूर चाहिए। देखिए 3 दिन में समाप्त करने के लिए 2 मजदूर चाहिए, तो एक दिन के लिए कितने चाहिए, 3 दिन के लिए 2 है, तो एक दिन के लिए 3 गुना 6 मजदूर चाहिए होंगे, सिंपल है। तो इसकी सोल्यूशन देखते हैं यार। x2 = 2, अब x1 2 है, y1 3 है, तो y2 1 है जब, तो लेट द नंबर ऑफ पर्सन्स बी x2। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए x2 का वैल्यू 6 आ है, तो देखिए 6 पर्सन्स रिक्वायर्ड टू फीड द विंडो। तो एक दिन में समाप्त करने के लिए 6 मजदूर यानी कि 6 पर्सन्स की यानी कि 6 मिस्त्री की जरूरत है। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये स्कूल हैज 8 periods at each of 45 minutes duration. How long would each period be if the school has 9 periods a day, assuming the number of school hours to be the same. तो देखिए किसी एक स्कूल में 8 पीरियड्स होते हैं, डेली 8 पीरियड्स होते हैं, और एक पीरियड के लिए 45 मिनट्स अलॉटेड है। अच्छा, आप देखिए अगर 9 पीरियड्स बनाया जाए तो 4 पीरियड्स कितने मिनट्स होंगे, मतलब क्या है, 8 पीरियड है, 45 मिनट है, तो 9 पीरियड्स के लिए कितने हैं, सिंपल सा मतलब है। टाइम देखिए यहाँ पीरियड्स ज़्यादा हो रही है तो टाइम कम होंगे, ड्यूरेशन कम हो जाएंगे। ठीक है, तो यार x1 8 है, y1 45, तो जब x1 8 है तो y1 45। ठीक है, तो अब x2 9 है, मतलब अब पीरियड 9 है, पीरियड तो x है और टाइम y है, ड्यूरेशन। तो लेट द ड्यूरेशन ऑफ ईच पीरियड बी y2 मिनट्स, y2। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x1 × y1 = x2 × y2। तो x1 8 है, y1 45 है, x2 9 है, y2 चाहिए, तो y2 = 8 × 45/9 है, तो 9 5 = 45, 5 8 = 40 है, तो y2 = 40 ना, तो ईच पीरियड विल बी ऑफ 40 मिनट्स ड्यूरेशन। तो मतलब क्या है, अगर 9 पीरियड्स बनाया जाए ना रोजाना, तो हर एक पीरियड में टाइम 40 मिनट करके होंगे। ठीक है, देखिए टोटल जो ड्यूरेशन है ना, टोटल ड्यूरेशन बदलेगा नहीं, ये फिक्स्ड है। मान लीजिए 10 to 3, सुबह 10 से शुरू करें और 3 PM में समाप्त करें, तो टोटल टाइम तो सेम होते हैं ना, तो पीरियड बढ़ाया जाए तो ड्यूरेशन कम होगा, पीरियड कमाया जाए तो ड्यूरेशन बढ़ेगा। ठीक है, सिंपल लॉजिक भाई। ये एक्सरसाइज भी समाप्त हो गया। वीडियो अगर पसंद है तो एक लाइक करना और आपके सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।